हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 10 और अध्याय का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना दिया है। आपने अगर वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं ताकि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। और यह चैप्टर आपके 11th के साथ साथ 12th के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बिना आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, साथ ही मैंने 11th के 9 चैप्टर जो है सभी को कंप्लीट कर दिया है। उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको नहीं मिले तो आप जा करके चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा। मैंने सभी चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, वहां से आपको वो सभी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए अब बिना किसी की देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी इसमें जानेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। और आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए चलिए। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों का संयोजन होता है। ये आपको पता है कि जब भी लैंगिक जनन होता है तो क्या होता है कि दो युग्मक मिलते हैं। दो युग्मक कौन से होते हैं? तो एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक, ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, वही निषेचन होता है और वहीं से नए जीव बनते हैं, जिसमें अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। तो ये पता है जो युग्मक होते हैं वो क्या होता है, ये सभी युग्मक अगुणित होता है। अगुणित यानी इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रहती है। ठीक है, और ये अगुणित युग्मक बनते कैसे हैं? तो ये सभी कैसे बनते हैं? तो विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से बनते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई युग्मक बनेगा तो वो द्विगुणित कोशिका से ही बनता है, और फिर जब निषेचन होता है तो ये द्विगुणित युग्मनज बनता है और उसी से नए जीव की विकास होती है। यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन तो होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक होगा, इसमें क्रोमेटिन वगैरह होंगे, तो कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, तो कोशिका विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी और दोनों में क्या होगी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जैसे अगर मानव की बात करें तो मानव में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े। ठीक है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन यानी अर्धसूत्री वाला कोशिका विभाजन, तो जो पहली कोशिका होगी उसमें 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे और दूसरी होगी उसमें भी 23 आ जाएंगे। यानी इस तरह से देख सकते हैं 23, 23 और 46। तो क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? आधी हो गई। यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 23 हो गए। और आपको पता होगा क्रोमोसोम्स को ही गुणसूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो विभाजन होता है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन आपसे पूछा जाए तो क्या कहिएगा? तो कहिएगा कि विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन, या फिर कहिएगा ऐसा कोशिका विभाजन जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, दो कोशिकाएं तो बनती ही हैं, लेकिन साथ ही जो मातृ कोशिका होती है उसके आधे गुणसूत्र रह जाते हैं संतति कोशिका में। अच्छा, मातृ कोशिका कौन है? तो ये कोशिका है। इस कोशिका से दो कोशिका बन गए तो इसको कहेंगे हम लोग मातृ कोशिका, और ये जो दो नई कोशिकाएं बनी हैं इनको कहते हैं संतति कोशिका। लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत पढ़ दिया कि लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है एवं निषेचन के द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। देखिए कैसे, ये कोशिका है, ये द्विगुणित था, यानी क्रोमोसोम्स की संख्या इसमें कितनी थी? 46। मानव का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसे हम लोग 2n कहते हैं। ठीक है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो युग्मक बनते हैं, एक युग्मक ये और एक ये। दोनों युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो आधी हो जाती है, यानी 23 इसमें 23 इसमें। तो ये दुगुणित था, 2n है, यानी
इसमें जोड़े में रहते हैं क्रोमोसोम्स, 23 जोड़े होता है, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन जो दो विभाजन के बाद नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 23 रहती है, 23 जोड़े नहीं, केवल 23। इसलिए इसको कहते हैं कि अगुणित है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या दुगुनी होती है, तो द्विगुणित होती है। तो जब युग्मक जनन होता है, यानी जब युग्मक बनते हैं, तब उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी अगुणित हो जाती है, 23 हो जाते हैं। और जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद उनकी संख्या, गुणसूत्रों की मतलब संख्या क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ से मान लीजिए कि मादा युग्मक है और इसमें एक ये नर युग्मक आकर के संलयित हो गया, तो ये देखिए ये अगुणित था तो n से दर्शाएंगे, ये भी अगुणित था तो n से दिखाएंगे। जब दोनों मिल जाते हैं तो ये 2n बना लेते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि क्या होता है, युग्मक जनन से यानी अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है, कोशिकाओं में अगुणित अवस्था पहुंचती है, और जब फिर निषेचन होता है तो निषेचन होने के समय क्या होता है, युग्मनज बनता है, उसी में द्विगुणित फिर उनकी अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी कोई भी जीव के शरीर में अगुणित और द्विगुणित का चक्र हमेशा चलता रहता है। कोई जीव है तो ये द्विगुणित अवस्था में यानी 2 स्टेज में है, कोई जीवित है तो, लेकिन जब उसमें से उसके क्या बनेंगे, उसके युग्मक बनेंगे, सॉरी यहाँ पे युग्मक बनेंगे, जैसे नर या फिर नर युग्मक चाहे मादा युग्मक, दोनों में एक ही बात है, युग्मक बनेंगे तो ये अगुणित हो जाएंगे, यानी केवल ये n हो जाएंगे। फिर ये उसके बाद ये निषेचन करेंगे तो फिर से ये द्विगुणित हो जाएंगे। यानी एक जीव पहले द्विगुणित होता है, लेकिन जनन जब करने जाता है तो अगुणित होता है, और जनन के बाद यानी जब युग्मनज बनता है तो पुनः वो द्विगुणित हो जाता है। पादपों एवं प्राणियों में युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अब अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखिए। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक क्रम संपन्न होते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, ठीक है, यानी दो चक्र चलता है। पहला है अर्धसूत्री 1 व अर्धसूत्री 2। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूरा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेजों में होता है, ये याद रखिएगा, 2 चक्रों में पूरा कंप्लीट होता है, अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन 2। और इस विभाजन में भी जो डीएनए की प्रतिकृति का होता है वो केवल क्या होता है, एक चक्र ही पूरा होता है। इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रकृति के साथ समान संतति अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद अर्धसूत्री 1 अवस्था प्रारंभ होती है। उसके बाद पहले अर्धसूत्री अवस्था 1 प्रारंभ होगी, उसके बाद अर्धसूत्री 2 विभाजन के समजात गुणसूत्रों का युगलन व पुनर्योजन होता है, ठीक है। तो जब अर्धसूत्री 1 अवस्था समाप्त हो जाती है, उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 2 की अवस्था चालू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, देख लीजिए, अर्धसूत्री अवस्था में भी, अर्धसूत्री 1 की अवस्था में भी 4 स्टेज पाया जाता है, और अर्धसूत्री 2 की अवस्था में भी 4 स्टेज पाया जाता है। तो देखिए, अर्धसूत्री 1 में क्या होता है, पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1, अंतावस्था 1। वैसे ही अर्धसूत्री 2 में भी ये 4 अवस्थाएं पाई जाएंगी, ठीक है। पहला क्या होगा, पूर्णावस्था 2, मध्यावस्था 2, पश्चावस्था 2 तथा अंतावस्था 2। तो ये 2 स्टेज में पूरा होता है। अब मैं आपको बारी बारी से इन सभी अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि यह और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए अब जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन 1 कैसे कंप्लीट होता है। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन 1 में सबसे पहले पूर्वावस्था 1 समाप्त होता है, ठीक है। जानते हैं पूर्वावस्था 1 क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 की पूर्वावस्था की तुलना समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से की जाए तो यह अधिक लंबी व जटिल होती है। आपने तो अगर पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि पूर्वावस्था जो उसमें होता है वो सिंपल होता है, लेकिन इसमें काफी जटिल होता है। गुणसूत्रों के व्यवहार के आधार पर इन्हें 5 प्रवस्थाओं में उप विभाजित किया गया है। अब आपको मैंने क्या बताया कि अर्धसूत्री विभाजन की पहले की यहां से समझिए, अर्धसूत्री विभाजन कितना बार में होता है, तो 2 बार में, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन 1 में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, और उसमें से पहली है पूर्वावस्था, और फिर पूर्वावस्था के भी 5 अवस्था होती है, मतलब सिर्फ 5 अवस्था में जाकर के तब पूर्वावस्था 1 समाप्त होता है। जैसे तनुपट,
जिसे लैप्टोटीन कहते हैं, युग्मपट जिसे जाइगोटीन, स्थूलपट जिसे पैक्टीन, द्विपट जिसे डिप्लोटीन व परावर्तिक्रम जिसे डाइनोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, डाइकाइनेसिस कहते हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर तनुपट यानी लैप्टोटीन अवस्था के दौरान गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जब आप पहली अवस्था बीतेगी यानी तनुपट में, तो इसमें आप देखिए गुणसूत्र धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देंगे। गुणसूत्र का संवहन पूरी तनुपष्ट अवस्था के दौरान जारी रहती है। यहाँ पे संघनन होना चाहिए। ठीक है, इसके उपरांत पूर्वावस्था 1 का द्वितीय चरण प्रारंभ होता है। देखिए तनुअवस्था समाप्त हो जाएगी, इसमें क्या देगा, दिखाई देगा, तो आपको जो गुणसूत्र हैं वो धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। ये जब समाप्त हो जाएगी तब इसका द्वितीय चरण स्टार्ट होगा जिसे हम लोग युग्मपट कहते हैं। इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों का आपस में युग्मन प्रारंभ हो जाता है, यानी गुणसूत्र आपस में मिलने लगते हैं और इस प्रकार की संबंधता को सूत्र युग्मन कहते हैं। इसके बाद 2 अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, ये यानी युग्मपट। अब युग्मपट को और डिटेल में जानते हैं। युग्मपट इस प्रकार के गुणसूत्र के युग्मों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्रों का आपस में युग्मन होता है और उन गुणसूत्रों को हम लोग क्या कहेंगे, युग्मपट या फिर जाइगोटीन। इस अवस्था का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म लेखी यह दर्शाता है कि गुणसूत्र समयुग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण करता है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी आप समझिएगा, ये सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। जब आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से यह देखिएगा तो दिखाता है कि गुणसूत्र सूत्र युग्मन के साथ एक जटिल संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र कहते हैं। जिस सम्मिश्र का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे युगली कहते हैं अथवा चतुष्क कहते हैं। युगली को ही चतुष्क कहते हैं। आपको मैं फिगर के माध्यम से ही बताऊंगा। ठीक है, यद्यपि ये अगली अवस्था में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। पूर्वावस्था की 1 उपयुक्त दोनों अवस्थाएं स्थूलपट अपेक्षाकृत कम अवधि की होती है। इस अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, आपको मैं अब फिगर दिखा ही देता हूं। देखिए यही है पूर्वावस्था और इसमें देखिए आप स्टार्टिंग से ये क्रोमेटिन थे जो जुड़ने लगे हैं और जुड़ के धीरे धीरे क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जैसी संरचना बना रहे हैं। और जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देख भी सकते हैं यहाँ पे एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगली अवस्था में जा करके स्पष्ट दिखाई देता है। इस अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखने लगती है जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का स्थान भी दिखने लगता है। विनिमय 2 समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है। तो क्या होता है, विनिमय क्यों होता है, तो जो दोनों गुणसूत्र होते हैं उनके बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, यानी एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में आते जाते रहता है। विनिमय एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। वह एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है, उसे रिकम्बिनेज कहते हैं। तो देखिए विनिमय कैसे होता है, तो ये एंजाइम के द्वारा होता है और जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम रिकम्बिनेज कहते हैं या फिर रिकम्बिनेज एंजाइम भी कहते हैं। 2 गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्योजन जीन विनिमय द्वारा अग्रसर होता है। तो जो 2 गुणसूत्र होते हैं उसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, उनका पुनर्योजन कैसे होता है, तो जीन विनिमय द्वारा होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच पुनर्योजन स्थूलपट अवस्था के अंत तक पूर्ण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय स्थल पर गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे ये गुणसूत्र थे, ये जुड़े हुए आपको स्थान दिखाई दे रहे थे नीचे फिगर में। आप फिर से उसको मैं दिखाता हूँ। उसके बाद शुरू होता है डिप्ट। ठीक है, द्विपट अवस्था होता है। ठीक है, तो द्विपट अवस्था उसके बाद शुरू होगी जिसे हम लोग डिप्लोटीन भी कहते हैं। तो द्विपट के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है और युगली समजात गुणसूत्र विनिमय बिंदु के अतिरिक्त एक दूसरे से अलग हो जाता है। जब सम्मिश्र बनने के बाद ये क्या होता है, एक दूसरे से जब विनिमय हो जाता है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए
ठीक है, यहाँ पे विनिमय होने के बाद ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, उसके बाद देखिए यहाँ से दोनों अलग हो गए थे। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइज़मा कहते हैं। अब जैसे जहाँ पे विनिमय होता है, जैसे देखिए एक क्रोमोसोम ये है और दूसरा क्रोमोसोम ये है, इसमें जहाँ पे ये विनिमय होता है यहाँ पे इसको काइज़मा कहते हैं। कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में द्विपट महीनों या वर्षों बाद समाप्त होता है। ठीक है, तो द्विपट कुछ प्राणियों में कितना हो जाता है, महीनों लग जाता है उसमें। और सूत्री पूर्वावस्था वन की अंतिम अवस्था प्राग तिक्रम यानी डायनोकेसिस कहलाती है। ठीक है, जिसमें काइज़मेटा का उपांति भव हो जाता है। उपांति भवन हो जाता है। अब उपांति भवन क्या होता है, तो उपांति भवन जिसमें काइज़मेटा का अंत होने लगता है। तो उपांति भवन किसमें कहेंगे, जिसमें क्या होता है, काइज़मेटा धीरे धीरे अंत होने लगता है उसका। इस अवस्था में गुणसूत्र पूर्णतः संघनित हो जाते हैं व तर्कु तंतु एकत्रित होकर समजात गुणसूत्रों को अलग करने में सहयोग प्रदान करते हैं। प्राग गतिक्रम के अंत तक केंद्रिका अदृश्य हो जाती है और केंद्रक आवरण झिल्ली भी विघटित हो जाता है। प्राग गतिक्रम मध्यावस्था की ओर प्रागमन निरूपित होता है। ठीक है, इसके बाद शुरू होती है मध्यावस्था वन। युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे चित्र 10.3 में दिखाया गया, मैंने आपको ऊपर दिखाया है, फिर से दिखाता हूं। विपरीत ध्रुवों के तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं समजात गुणसूत्रों के जोड़ों के काइनेटोकोर से चिपक जाता है। यहाँ पे ये देखिए मध्यावस्था है। अब दोनों अलग हो गए और यहाँ पे देखिए ये दोनों पे यहाँ पे आकर के क्या होता है, ये काइज़मा था, यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से, ये तो सेंट्रोमियर है, यहाँ से जाकर के एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं। मध्यावस्था में ऐसा होता है। उसके बाद आता है पश्चावस्था। समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति और गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो समजात गुणसूत्र थे वो अलग हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए तर्कु तंतु का निर्माण इधर होने लगता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ये होता है पश्चावस्था वन में। अब जानते हैं अंतावस्था में क्या होता है। इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रक पुनः स्पष्ट होने लगता है। तो केंद्रक आवरण व केंद्रिक होता है, यानी केंद्रिका होना चाहिए यहाँ पे, वो पुनः स्पष्ट होने लगता है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। इसी अवस्था में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसे कोशिका द्विक भी कहा जाता है। यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक के पूर्णतया फैली अवस्थाओं में नहीं मिलते हैं। दो अर्ध सूत्री विभाजन के बीच अवस्था को अंतरावस्था कहते हैं। ये तो आप जानते हैं पहले से इंटरकाइनेसिस की, जो दो अर्ध सूत्री विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है उसे अंतरावस्था कहते हैं। ऐसे ही समसूत्री विभाजन में भी होता था, उसमें भी दो कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था को हम लोग अंतरावस्था फिर या इंटरकाइनेसिस कहते थे। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। तो याद रखिएगा अंतरावस्था में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था 2 आ जाती है, जो पूर्वावस्था 1 से काफी सरल होती है। ठीक है, तो पूर्वावस्था समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे आप फिगर में देख लीजिए, तो देखिए तो सबसे पहला क्या होता है, पूर्वावस्था था। इसमें जो क्रोमेटिन होते हैं वो गुणसूत्र जैसे बनने लगते हैं, यानी क्रोमोसोम्स की तरह। उसके बाद यहाँ पे आपको और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं मध्यावस्था में। पश्चावस्था में तर्कु तंतु का निर्माण करने लगते हैं, तर्कु जैसे हो जाते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और अंतरावस्था में दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये था पहला अवस्था, यानी अर्धसूत्री विभाजन का अवस्था जो ये 1 था। इसके बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन का अवस्था 2 शुरू होतेगा। पूर्वावस्था 2। अर्धसूत्री विभाजन 2 गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले वह कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। कब होता है, तो जब कोशिका द्रव्य विभाजन जैसे ही समाप्त होता है तो उसके विभाजन के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन 2 सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में क्या होता था, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती थी। ठीक है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है वो किसके जैसा होता है, तो समसूत्री विभाजन के जैसा ही होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक, मतलब पूर्वावस्था
2 के अंत तक क्या होता है कि केंद्रक में विभाजन होने लगता है। ठीक है, तो केंद्रक का जो आवरण होता है वो सबसे पहले तो अदृश्य हो जाता है, जिसको आपको मैंने चित्र में भी दिखाया था, फिर से मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। उसके बाद मध्यावस्था 2 प्रारंभ होती है। इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की तर्कु तंतु की सूक्ष्म नलिकाएं एवं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं कि इसमें पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर निकलने लगते हैं। पश्चावस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। इनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं से के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। तो पहले वो छोटा हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, तो कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर बिल्कुल चले जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है अंत्यावस्था। यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है। इसमें गुणसूत्रों के 2 समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत 4 अगुणी संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। ठीक है, इसे चित्र में मैं आपको दिखाता हूं। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति के विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहते हैं। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसके द्वारा जीवधारियों की संख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ जाती है। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्न अवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वही विभाजित होते रहते हैं और जिसमें जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो संरक्षित होते रहते हैं। इसलिए जो आनुवंशिक गुण है वो एक जनक से दूसरे जनक में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलते रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में, ये पूर्वावस्था 2 है जिसमें देखिए क्रोमोसोम्स पहले 2 आधे हो गए थे, अब दोनों अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं और तर्कु तंतु का निर्माण करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए तर्कु का निर्माण कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग हो गए। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है, यहाँ पे एक नहीं दिया है, ऐसे ये बीच में से अलग हो जाता है और फिर यहाँ से एक ऊपर बन जाता है, एक कोशिका ऊपर और एक नीचे, ऐसे 2 भागों में ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई सुझाव होगा उसे भी दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।